हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग आ जाइए और शुरू किया जाए आज की क्लास। आप सभी का एनसीईआरटी जो सीरीज चल रहा है आपका, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री आपका, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग क्लास 6 आपका कंप्लीट हो गया है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर आज होने वाला है 3rd। ये क्लास 7 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 8 है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर आपका 3rd होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3rd, और ये आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे। और ये आपका क्लास 9 10th के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, और मेन रूप से 9 10th सोशल साइंस के लिए क्लास है। लेकिन ये जो सवाल है ये आपको 1 से 12 तक में भी आपको पूछा जाएगा, क्योंकि सभी को समान अध्ययन आपको पूछे जाएंगे। 40 सवाल जो समान विज्ञान समान जो आपका अध्ययन वाला 40 सवाल का जो क्वेश्चन होगा, उसमें आपको ये सवाल यहाँ से आ सकता है। लेकिन 9 10 के लिए आपका जो 80 नंबर का पूछा जाएगा आपको सामाजिक विज्ञान वाला, उसमें से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है कि आखिर जो सामाजिक विज्ञान में है उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट से पूछेगा या चारों से पूछेगा। तो भाई साहब, मैंने कितने बार बता चुका हूँ कि आपको चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा आपको, ठीक है। आपको जो सामाजिक विज्ञान है इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है ना। तो चारों से आपको पूछा जाएगा, और कितना कितना पूछा जाएगा ये कंफर्म नहीं है ना। तो आपको 4 सेक्शन है और सवाल पूछे जाएंगे आपको 80, और ये कंफर्म नहीं है कि कितना कितना पूछा जाएगा। मान के चलिए कि 20-20 पूछा जाएगा, किसी से थोड़ा 2-4 सवाल ज़्यादा पूछ लेगा, किसी से 2-4 सवाल कम पूछ सकता है आपका, ठीक है। यही रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बीपीएससी यही सब चीज़ क्लियर नहीं किया, जो बहुत गलत बात है ना। ये सब चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए था बीपीएससी को, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। कौन टॉपिक से कितना पूछेंगे, है ना, किस किस टॉपिक से आने वाला है, ये सारा चीज़ क्लियर नहीं किया गया, है ना। और ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ है ना। क्लियर नहीं करने से बच्चे उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़े, कहाँ से क्या पूछ लेगा पता नहीं, है ना। सिर्फ बोलते हैं जो आपका पढ़ना है, जो आपको 9 10th में चलता है वो पढ़ लीजिए। भाई साहब, आप टॉपिक भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, विस्तार से थोड़ा सा दे देते सिलेबस, है कि नहीं। अब नहीं दिया है तो हमको जो दिया गया है उसी अनुसार से हम क्लास चलवा रहे हैं। तो डेली 9 बजे से आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। अभी आपका क्लास 8 एनसीईआरटी चल रहा है। 6 आपका कंप्लीट हो गया, 7 भी कंप्लीट हो गया, और 8 का आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3rd। आज हम एक ही चैप्टर यहाँ पर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3rd। और 3rd में दोस्तों हम लोग यहाँ पर 45 महत्वपूर्ण सवाल आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जी, सभी लोग आ जाइए। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर आप हमारे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रीवियस पीडीएफ नोट्स वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको निरंतर मिलता रहेगा। इसमें अभी जुड़ने के लिए 499 का चार्ज है, तो 499 इसमें मात्र चार्ज है। आप इसमें जुड़ सकते हैं 1 to 5 के लिए, और आपका 9 10th सोशल साइंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका है, और दोनों के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज में दोनों हो जाएगा आपका, है ना। और आराम से यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर जुड़ करके। कोई मंथली चार्ज आपको नहीं लगेगा, बस एक ही बार आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल देख लीजिए दोस्तों, फटाफट सभी लोग आ जाइए। और आज का पहला जो सवाल है इसका आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। तो चलिए, सभी लोग आ गए हैं जी। हाँ, तो 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी क्लास होती है। गुड इवनिंग जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से। चलिए, तो आज का पहला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी। देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के बारे में पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली थी। ये घटना है दोस्तों आपको 1764 में होती है, आपका बक्सर का युद्ध, है ना। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। उसके बाद एक आपका संधि होती है 1765 ईस्वी में, है ना। 1765 में एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि, है ना। और इलाहाबाद के संधि के तहत ही दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो जाता है किसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है आपको बक्सर के युद्ध से आपका।
दूसरा नंबर सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का दीवान कब तैनात किया गया था। ये देखिए उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसको भारत का दीवान कहिए या फिर बंगाल बिहार आपका उड़ीसा का दीवान कहिए। तो इसको मिला था दोस्तों 1765 ईस्वी में और इलाहाबाद की संधि के तहत, है ना। ये इलाहाबाद की संधि पूछा जाता है कि कब हुआ था इलाहाबाद की संधि, है ना। तो ये हुआ था 1765 ईस्वी में दोस्तों, ये आप याद रखिएगा ना, बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए जी आंसर हो गया आपका आंसर नंबर बी नंबर। गुड इवनिंग सभी लोग आ जाइए जल्दी से, 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3rd नंबर, अस्थाई बंदोबस्त। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अस्थाई बंदोबस्त। देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों, ये लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिंपल पूछ लेगा आपको कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था, लॉर्ड कर्नवालिस। याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस कब लागू किया था, तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने कब लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1793 ईस्वी में, है ना। 1793 ईस्वी में दोस्तों इसको लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर। 4 नंबर है कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त मैंने अभी बता दिया, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में ये आपको लाया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। और ये कब लाया गया था ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो 1793 ईस्वी में ये लाया गया था आपको अस्थाई बंदोबस्त, है ना। 1793 लॉर्ड कर्नवालिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है नील विद्रोह कब हुआ था। प्रश्न है कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, ये बताना है आपको, नील विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1859, 1857, 1856, 1807। नील विद्रोह हुआ था दोस्तों 1859 ईस्वी में आपका। ठीक है, 1859 में हुआ था दोस्तों आपका नील विद्रोह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है दोस्तों आपका 6 नंबर। 6 नंबर है कि महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी। जी हाँ, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नील बागान मालिकों के द्वारा खिलाफ, इसके खिलाफ में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपको पता होगा कि यह आंदोलन कब हुआ था, 1917 में, और ये था आपका चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण आंदोलन था आपका। 3 कठिया पद्धति भी इसी को कहते थे, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर, है ना, नील की खेती जबरन करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा आपका, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और गांधी जी को दोस्तों किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर। 7 नंबर है कि नील मजदूरों का हालत कैसी थी, है ना। तो जो नील मजदूर थे इसका हालत कैसा था दोस्तों, इसका जो हालत था वो अच्छी थी, दयनीय थी, या बहुत अच्छी थी, या फिर 1 और 3 दोनों हो जाएगा। देखिए जो नील मजदूर थे ना, तो इसकी हालत तो बहुत दयनीय हो गई थी, क्योंकि 3 कट्ठा में दोस्तों ये जो बहुत उपजाऊ जो भूमि होता था उस पर ये लगा दिया जाता था नील की खेती, तो ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी इसकी स्थिति। आंसर हो जाएगा आपका, नील मजदूर जो थे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी आपका 1915 में कहाँ से लौटे थे। देखिए महात्मा गांधी जो थे ये आपको दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, है ना, केस लड़ने के लिए, और वहाँ से भारत लौटे थे आपको 1915 ईस्वी में। 1915 में इन्होंने भारत लौटे थे दोस्तों, और कब लौटे थे ये आपको याद रखना है, तो 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को, आप याद रखिएगा। यानी कि ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि 19वीं सदी में किस प्रकार के रंगों का निर्माण होता था। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में रंग का बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा था, है ना। और ये रंग किस प्रकार का था, तो प्राकृतिक था, है ना, या फिर रासायनिक था। कृत्रिम रंग का निर्माण हो रहा था आपका 19वीं शताब्दी में। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा करवाया जा रहा था भारत में। अगला है कि अंग्रेजों के लिए बड़ी घटना क्या थी। तो अंग्रेजों के लिए देखिए बड़ी घटना क्या थी दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है बंगाल की दीवानी, बंगाल की दीवानी हासिल करना या हासिल न करना, इनमें से कोई नहीं।
तो बंगाल की दीवानी इन्होंने हासिल किया था दोस्तों। ये बहुत बड़ी घटना थी 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, और ये हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत, है ना। इलाहाबाद की संधि के तहत ये आपका हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर है कि किस चीज़ को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना क्या कहलाता है। किसी चीज़ को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना का अर्थ क्या होता है ना। ये कह रहा है कि किसी चीज़ को व्यवस्थित करने का अगर रास्ता ढूंढा जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है। मतलब शासन चलाना, या आमदनी का स्रोत होना, या बढ़ते खर्चों को पूरा करने का रास्ता होना, या फिर डी नंबर है उपयुक्त सभी, या आपका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि राशन चलाना, है ना, आमदनी का खर्च चलाना और बढ़ते खर्चों को पूरा करने का रास्ता निकालना। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि व्यापारी कंपनी को लोगों के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए था। व्यापारी कंपनी को दोस्तों लोगों के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो अंग्रेज जो थे, व्यापारी जो थे, है ना, जो कंपनी था उसका, तो ये लोगों के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए था। तो ज़रूरत की चीज़ें खरीदते और बेचते रहना चाहिए था, सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए था, लोगों को शांत रखना चाहिए था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। जी हाँ, तो जो कंपनी जो था, उन्होंने ग्रामीण इलाका को उपनिवेश कैसे बनाया दोस्तों। तो आय के साधन से, बिल्कुल ठीक बात है। लोगों के अधिकारों का प्रयोग करके, ये भी ठीक है। अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग करके, ये भी ठीक है। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर, है ना। जो ग्रामीण लोग थे बेचारे गरीब थे, है ना, ज़्यादा बुद्धि नहीं था उसके पास, पढ़े लिखे अनपढ़ थे, है ना, अनपढ़ लोग थे। तो इसी प्रकार से उसको अपना उपनिवेश बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर। कह रहा है कि कंपनी दीवानी मिलने के बाद अपने आप को क्या समझती थी। जी हाँ, कंपनी को जब दीवानी मिल गया, कब, तो 1765 ईस्वी में। तो इसमें उन्होंने अपने आप को समझने लगा दोस्तों क्या, तो व्यापारी और शासक। ठीक है, व्यापारी और शासक दोनों ही आपको समझने लगा था। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वसूली को नियमित व्यवस्था करने की कोशिश क्या थी। वसूली जो होता था, इसको नियमित व्यवस्था करने की कोशिश क्या थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना, और बी नंबर है दोस्तों कि कम से कम कीमत खरीदना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचना। तो ये सभी था आपका, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर इसका भी हो जाएगा डी नंबर आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका। तो ये था पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। तो पार्ट 2 में आपका पहला सवाल है कि बंगाल की दीवानी की वजह से चीज़ों के मूल्य में क्या बदलाव हुआ था। तो बंगाल में दीवानी की वजह से चीज़ों के मूल्य में जो बदलाव हुआ था, मूल्य दोगुना हो गया था, घट गया था, या न घटा और न बढ़ा। क्या होगा दोस्तों, तो दीवानी जैसे ही अंग्रेज़ के हाथ में गया दोस्तों, बंगाल, उड़ीसा और बिहार का, तो ये चीज़ों की जो मूल्य थे ये दोगुना होना शुरू हो गया आपका, यानी कि मूल्य बढ़ गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है कि 1865 ईस्वी में पहले कंपनी किस चीज़ का आयात करती थी। तो 1865 ईस्वी से पहले, है ना, जो कंपनी थी वो किस चीज़ का आयात करती थी। तो सोना का, चांदी का, या सोना चांदी, या फिर हीरे का। देखिए 1865 से पहले दोस्तों जो कंपनी थी ना, ये सोना चांदी का आयात करती थी भारत से, है ना। भारत क्या था, तो सोने की चिड़िया थी दोस्तों, है ना। भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया, और ये सोना चांदी भारत से आयात करता था। ठीक है, तो इनका अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि कारीगर गांव छोड़कर क्यों भाग रहे थे। जो कारीगर थे आखिर वो गांव छोड़कर क्यों भाग रहे थे। तो बहुत कम दामों पर वस्तु को कंपनी को बेचना पड़ता था, ये भी कारण था। लगान इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि वो चुका नहीं पा रहा था। कारीगरों का उत्पादन क्या हुआ था, गिर गया था, ये भी हो जाएगा। यानी कैंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, इनमें से सभी डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर। बंगाल में अकाल कब पड़ा था। जी हाँ, बंगाल में दोस्तों भयंकर अकाल पड़ा था। और ये अकाल कब पड़ा था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बंगाल में अकाल कब पड़ा था भाई साहब। तो 1770 ईस्वी आप याद रखिएगा, बंगाल में ज़बरदस्त अकाल पड़ा था आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा
12 मार्च 1793 की जगह कौन सी नई व्यवस्था विकसित की गई थी। देखिए प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था दोस्तों? तो ये लॉर्ड कर्नवालिस ने लाया था अस्थाई बंदोबस्त। कब लाया था भाई साहब? ये डेट आप याद रखिएगा, 22 मार्च 1793 अस्थाई बंदोबस्त। और इसके जगह पर नई व्यवस्था को विकसित की गई थी अस्थाई बंदोबस्त के जगह पर। वो कौन सी व्यवस्था थी? राजस्व बंदोबस्त, या रैयतवाड़ी, या फिर आपका महालवाड़ी, या फिर आपका महलवारी व्यवस्था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था इसकी जगह पर लाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त के जगह पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। अगला है कि कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को क्या लगने लगा था। जो कंपनी के ज़्यादातर अफसर थे दोस्तों, है ना, ज़्यादातर जो अफसर थे कंपनी का, उसको क्या लग रहा था कि ज़मीन में निवेश करना, या खेती में सुधार होना, या क ख दोनों होना। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि क और ख दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर है कि बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को किस रूप में मान्यता दी गई थी। तो बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से जो राजा थे और तालुकदार थे उसको किस रूप में मान्यता दी गई थी? तो जमींदार के रूप में, या आपका ऑप्शन नंबर बी है किसान के रूप में, या फिर आपको मजदूर के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में दोस्तों मान्यता दिया गया था। राइट आंसर आपका बिल्कुल सही, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक सभी लोग लाइक कर देना है ना, सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है दोस्तों 8 नंबर। कह रहा है कि ब्रिटिश काल के राजस्व गांवों के समूह को क्या कहा जाता था। जी हाँ, जो ब्रिटिश काल के राजस्व यानी कि जो गांव का समूह होता था उसको क्या कहते थे दोस्तों? महल कहते थे, कलेक्टर कहते थे, या फिर राज्यसभा कहते थे, या फिर पंचायत कहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ब्रिटिश काल के राजस्व यानी कि गांव के समूह को कहा जाता था आपका महल, है ना। क्या कहा जाता था इसको महल कहा जाता था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9वीं शताब्दी के पहले दशक तक हालत सुधरने के बाद क्या स्थिति थी। तो 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक दोस्तों हालात बदलने के बाद क्या स्थिति थी। तो बाज़ार में कीमतें बढ़ने लगी थी, या धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ था, या ज़मींदारों की आमदनी में सुधार हुआ था, या फिर उपयुक्त सभी हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक दोस्तों आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी कार्य हुए थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10 नंबर सवाल है। कह रहा है कि महलबारी व्यवस्था को किसने तैयार किया था। देखिए महलबारी जो व्यवस्था थी दोस्तों ये 1833 ईस्वी में लाया गया था, और इसको तैयार किसने किया था। तो इसको तैयार किया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। महलबारी व्यवस्था को किसने तैयार किया था? होल्ट मैकेंजी, है ना। किसने किया था भाई साहब? होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको तैयार किया गया था 1833 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। कह रहा है कि महलबारी व्यवस्था कब शुरू हुई थी दोस्तों। महलबारी व्यवस्था जो शुरू हुई थी ये मैंने अभी बता दिया, 1833 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। और किसने शुरुआत की थी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो शुरुआत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल की कौन सी फसल प्रमुख थी। जी हाँ, तो बंगाल की कौन सी जो फसल थी वो प्रमुख थी? पटसन, गन्ना, चाय या गेहूँ। बंगाल में देखिए क्या होता है, तो पटसन होता है ना। बंगाल में ना ही गन्ना होता है, चाय भी थोड़ा बहुत होता है, गेहूँ भी बहुत कम होता है, पटसन यहाँ पर होता है। तो बंगाल जो था दोस्तों ये पटसन के लिए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चाय अधिकतर कहाँ पाई जाती है। देखिए भारत में अगर चाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा असम में पाया जाता है आपका चाय, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ से चाय का उत्पादन होता है दोस्तों? तो असम राज्य में होता है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन। और पटना नहीं होगा, पंजाब वगैरह में आपका गेहूँ होता है सबसे ज़्यादा, है ना। उत्तर प्रदेश में आपका क्या होता है? तो गन्ना, है ना। उत्तर प्रदेश में आपको गन्ना हो जाएगा और आपका दूध हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर कि गन्ने अधिकतर कहाँ पाई जाती है। देखिए गन्ना आ गया आपका, गन्ना, है ना। तो गन्ना से मुंह में आपका
रस आ जाएगा गन्ने से, है ना। तो ये असम में तो होगा नहीं, असम में तो चाय होता है, पटना भी नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। अगर विश्व में कहें दोस्तों तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है विश्व में, तो विश्व में हो जाएगा ब्राज़ील, है ना। विश्व में हो जाएगा दोस्तों आपका ब्राज़ील, याद रखिएगा। और चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कलमकारी छपाई कहाँ पर होती थी दोस्तों, बताइए। कलमकारी छपाई जो होती थी ये कहाँ पर होती थी, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो कलमकारी छपाई होती थी आपको आंध्र प्रदेश में आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश में होती थी कलमकारी छपाई। अगला प्रश्न है आपका पार्ट 3 का आपका, है ना। पार्ट 3 का पहला सवाल, इसमें टोटल 3 पार्ट हैं और यहाँ पर लगभग 45 सवाल हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, है ना। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, होल्ट मैकेंजी, कार्नवालिस, डलहौजी या फिर विलियम मॉरिस। देखिए, होल्ट मैकेंजी नहीं होगा, लॉर्ड कार्नवालिस भी नहीं होगा, डलहौजी भी नहीं होगा, विलियम मॉरिस जो थे दोस्तों ये कवि थे और कलाकार थे, कहाँ के, तो ये थे ब्रिटेन के। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होती थी। देखिए, मॉरिस कॉटन छपाई, है ना, कोई मिल होगा, तो ये छपाई जो होता था दोस्तों कहाँ पर होता था, बिहार, लखनऊ, आंध्र प्रदेश या फिर इंग्लैंड में। तो देखिए, मॉरिस कॉटन छपाई जो था दोस्तों ना ही बिहार में था, ना ही लखनऊ में था और ना ही आंध्र प्रदेश में था, ये इंग्लैंड में होता था दोस्तों, है ना, ये इंग्लैंड में होता था आपका, है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था। तो कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई जो होता था ये पीला रंग है, ऑप्शन है काला रंग, नीले रंग या सफ़ेद रंग। तो कौन सा कलर का उपयोग करते थे दोस्तों, तो कलमकारी मॉरिस जो कॉटन छपाई था दोस्तों ये उपयोग करते थे आपके नीले रंग का, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नीला रंग। नेक्स्ट है कि यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी दोस्तों। तो यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी, पीले रंग की, नील की, नीला रंग की या फिर काला रंग की। देखिए, तो यूरोपीय बाज़ार में दोस्तों नील की काफ़ी कम था ना, इसी वजह से दोस्तों नील कम होने की वजह से, है ना, भारत में नील की खेती की जाती थी, जबरन की जाती थी, है ना, किसानों के द्वारा जबरन कराया जाता था, 3 कठिया पद्धति, है ना, 3 कट्ठा में ज़बरदस्ती करवाया जाता था, ठीक है। और इसके वजह से वहाँ पर खेती बंजर हो जाता है नील की खेती करने से आपका। प्रश्न है कि वे बोर्ड पौधा कौन से क्षेत्र में उगता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पौधा। बोर्ड पौधा जो उगता है दोस्तों ये कहाँ पर उगता है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो बोर्ड पौधा जो उगता है दोस्तों ये उगता है आपका शीतोष्ण क्षेत्र में, है ना। कहाँ पे उगता है, शीतोष्ण क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर न ठंडा हो और न गर्म हो, है ना, मौसम क्या हो, शीत और उष्ण दोनों हो, है ना, उसको कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न कह रहा है कि बोर्ड पौधा कौन से देशों में अधिक होता है ना। अभी हम लोग देखे थे क्षेत्र, तो क्षेत्र था शीतोष्ण, अब है कि वे कौन से देशों में उगता है बोर्ड पौधा। और देखिए, इसका बोर्ड पौधा के बारे में थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि बोर्ड जो पौधा है ये समशीतोष्ण क्षेत्रों का एक पौधा होने के नाते बोर्ड जो है यूरोप में अधिक आसानी से उपलब्ध होता है ना। ये यूरोप का पौधा है, ये यूरोप में आपको देखने को मिलेगा और ये उत्तरी इटली, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन में होता है आपका। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। बोर्ड का पौधा जो होता है ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है ना, और ये उत्तरी इटली में और फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में ये आपका होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी। देखिए, अंग्रेज जो लोग थे ना दोस्तों ये जबरन खेती करवाते थे, है ना, जबरन खेती करवाते थे भारतीय किसानों से, जैसे कि कॉफ़ी की खेती, तंबाकू की, चाय की, आपका नील की खेती, तो ये सभी ज़बरदस्ती करवाते थे। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी खेती बहुत ज़बरदस्ती करवाते थे अंग्रेज लोग। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है दोस्तों 8 नंबर, कह रहा है कि 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने प्रतिशत हिस्सा था। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि 1788 की बात है ना। ब्रिटेन के द्वारा आयात जो भारत से नील किए जाते थे वो कितना प्रतिशत होता था, तो वो होता था 30%, है ना। ये 1788 में 30% मतलब भारत से आयात होता था दोस्तों, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा 1810 ईस्वी में
है ना। 1810 ईस्वी में कह रहा है कि ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था। अभी देखिए इसी प्रकार का सवाल एक और था 1788 ईस्वी, है ना। ये है 1788 ईस्वी, ठीक है, और ये है 1810 ईस्वी, है ना। तो 1788 से 1810 में कितने वृद्धि हुई दोस्तों, तो वृद्धि हो गई ज़बरदस्त वृद्धि, है ना। 95% यहाँ पर वृद्धि हो गया आपका, है ना। 1810 ईस्वी में भारत से 95% दोस्तों आयात होने लगा नील की खेती, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखना है। अगला है गुलामों ने बगावत किया था। तो गुलाम दोस्तों बगावत जो किया था अंग्रेज के खिलाफ वो 1791 ईस्वी में किया था, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। गुलामों ने बगावत किया था 1791 ईस्वी में ही। ऐसे तो बहुत सारा आपका लड़ाई हुआ है अंग्रेज और आपका भारतीय लोगों के बीच, है ना। जैसे 1857 की क्रांति, पहली स्वतंत्रता संग्राम था आपका, है ना, याद रखिएगा। नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन कौन से थे। देखिए नील की खेती की दो मुख्य तरीके जो थे दोस्तों, एक नीज था और एक रैयत था आपका, है ना। दो मुख्य तरीका कौन था, एक नीज था और एक आपका था रैयत, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती थी, है ना। तो नील की खेती जो किया जाता था ये रेतीली पर नहीं किया जाता था, बंजर पर भी नहीं होता था, उपजाऊ भूमि पर होता था, है ना। यही गड़बड़ चीज़ था। अगर बंजर पर होता तो ज़्यादा हम लोग नहीं करते, है ना। जो उपजाऊ भूमि होता था जहाँ पर धान, है ना, गेहूँ का उत्पादन किया जाए, वहाँ पर नील की खेती का जबरन करवाया जाता था, क्योंकि आपको ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मांग था आपको नील का, है ना, इसके वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। 3 बजे से दोस्तों हमारा सामान्य अध्ययन की क्लास चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ लगभग 200 से 250 सवाल डेली आपका रिवीजन करवाया जाता है ना। 200 से 250 सवाल डेली रिवीजन करवाया जाता है आपको 3 बजे से। तो 3 बजे आप लोग जरूर आया कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लास होता है। 1 से लेकर के 12 क्लास तक, और 1 to 5 के लिए मेन रूप से होता है आपका 3 बजे ही, ठीक है। जहाँ सामान्य जो अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, करेंट अफेयर है, सभी चीज़ों का वहाँ पर करवाया जाता है आपका, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की ज़रूरत होती थी, है ना। नील की खेती करने के लिए कैसा भूखंड चाहिए, बड़े बड़े भूखंड चाहिए, छोटे छोटे भूखंड चाहिए, या फिर दोनों चाहिए, या कोई नहीं चाहिए। तो नील की खेती करने के लिए ना बड़े बड़े भूखंड की आवश्यकता पड़ती थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, तो इतना ही सवाल था तो दोस्तों यहाँ पर, है ना, लगभग 45 प्रश्न इसमें था आपका चैप्टर 3 में। और कल हम करवा देंगे फिर चैप्टर 4, है ना। इसमें 3-3 पार्ट में इसको बांटा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा था, इसी वजह से आज एक ही चैप्टर करवाया गया, चैप्टर 3 ही। और कल चैप्टर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, और उसके बाद फिर पूरा ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर 8 भी आपका, क्लास 8 वाला आपका, ठीक है। तो ये रहा हिस्ट्री की क्लास। और इसके अलावा 3 बजे से जो क्लास होती है वो भी आप लोग जरूर करना है। 3 बजे वाली क्लास में आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और करेंट अफेयर, तीनों चीज़ वहाँ पर और पूरा डिटेल से आपको होता है ना। लगभग 200 से 250 सवाल डेली वहाँ पर करवाया जाता है, उसको ज़रूर देखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। और ये तो आपका सामाजिक विज्ञान जो 9th-10th जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये सेशन आपका, ठीक है। तो आज चैप्टर 3 यहीं पर रहने देते हैं, और इसका जो अगला क्लास होगा वो आपका अब कल होगा 3 बजे आपकी क्लास, ठीक है। तो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। 399 वहाँ पर 499 दोस्तों चार्ज है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना है, और फिर सारे मटेरियल नोट्स वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप इस पर बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। ये है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर, जहाँ आपको 499 का पे करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा व्हाट्सएप पर, फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और पीछे वाले सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, पर्सनली मिल जाएगा, फिर आपको PDF आपको ग्रुप में मिलता रहेगा डेली बाई डेली पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज इतना रहने देते हैं। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, दिन प्रतिदिन समय निकलते जा रहा है ना। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और तैयारी को भी जारी रखना है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, है ना, मानसून कब आता है भारत में, तो भारत में जो मानसून आता है दोस्तों ये 1 जून को आता है, लेकिन अभी तक मानसून तो आपको बिहार में नहीं आया है ना। बिहार में आने में लगभग 15-20 दिन अभी लग जाएगा, है ना, यानी कि लगभग जून लास्ट हो जाएगा आपको बिहार आते आते मानसून, ठीक है। तब थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलेगा हम लोग को। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी को झेलना है और गर्मी में पढ़ते भी चलना है।
ठीक है। हमको तो ठंडा अच्छा लगता है ना, ठंडा में पढ़ाई अच्छा होता है, गर्मी में पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होता है ना, गर्मी में पढ़ाने में भी दिक्कत है, पढ़ाई करने में भी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन ठंडा में बहुत अच्छा रहता है, आराम से अपना पढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए, जो भी समस्या हो बताते रहिएगा। थैंक यू।